हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट के बारे में। सबसे पहले हम लोग इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम लोग ऑर्गेनोफॉस्फेट को टोटली ब्रीफ में पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में हम लोग एक शॉर्ट नोट बनाएंगे ऑर्गेनोफॉस्फेट का, जिससे कि हम लोग को रिवीजन करने में हेल्प होगा। वो शॉर्ट नोट ऑलमोस्ट एक ही पेज में से सारा पूरा ऑर्गेनोफॉस्फेट आ जाएगा। ऑर्गेनोफॉस्फेट जो होता है वो एक इंसेक्टिसाइड है। जनरली ये फार्मर्स लोग यूज करते हैं एंड इसका सिर्फ टॉक्सिकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है। एक सिर्फ एक्सेप्शन है कि इकोथायोपेट जो रहता है वो मेडिकल यूज में आता है, थेरेपेटिक यूज में आता है एंड ये रेजिस्टेंट केसेस ऑफ ग्लाउकोमा में सिर्फ यूज आता है और इसको भी हम लोग रेयरली यूज करते हैं। कॉमन ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड जो होते हैं वो होते हैं पैराथियोन, नालाथियोन एंड डिफ्लॉस। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर देखा जाए तो ये क्या करते हैं कि इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देते हैं कोलिनेस्टरेजेस को। इरिवर्सिबली मतलब वो फिर से रिवर्स नहीं हो सकता है और कॉज करते हैं एक्युमुलेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन एट मस्करेनिक एंड निकोटिनिक साइट्स पे। इसको हम लोग एक पिक्चर के द्वारा समझते हैं कि क्या होता है। ये एसिटाइल कोएंजाइम में से एसिटिल कोलिन बना। अब ये एसिटाइल कोलिन जो है वो साइनेप्स में आ गया। ये जो है ये एरिया, ये साइनेप्स का एरिया है एंड ये प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक। तो क्या हुआ एसिटाइल कोलिन नॉर्मल केसेस में ये, तो एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस जो है वो उसको तोड़ देता है कोलिन प्लस एसिटेट में, और ये कोलिन जो रहता है फिर से चला जाता है प्री साइनेप्टिक में और यहाँ से फिर से एसिटाइल कोएंजाइम में कोलिन को साथ मिलकर एसिटाइल कोलिन बनता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। और यहाँ पे जो एसिटाइल कोलिन जो है वो पोस्ट साइनेप्टिक में काम करता है। लेकिन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के केस में क्या होता है कि एसिटाइल कोएंजाइम में हुआ, ये एसिटाइल कोलिन बनाया। अभी एसिटाइल कोलिन जो रहता है वो चला जाता है साइनेप्स में। बट यहाँ पे एक चीज होता है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है ये ऑर्गेनोफॉस्फेट एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को ब्लॉक कर देता है, इनहिबिट कर देता है, जिसके वजह से एसिटाइल कोलिन का मात्रा बढ़ता चला जाता है, साइनेप्स में बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है और फिर यहाँ पे जो मस्करेनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो हैं वो और भी ज्यादा स्टिमुलेट हो जाते हैं, एक्सेस स्टिमुलेशन हो जाता है। तो इसका साइंस एंड सिम्टम्स देखा जाए कि हम लोग कैसे बताएंगे कि किसी को भी ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हुआ है। जनरली इसका क्लिनिकल केसेस आता है तो वो जनरली फार्मर्स होते हैं, उनका केसेस आता है कि खेत में खाद डाल रहा था उसके वजह से हो गया। और इसमें मस्करीनिक इफेक्ट्स में जितना भी स्वेटिंग्स या फिर जितना भी सिक्रेशंस, बॉडी का सिक्रेशंस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग होगा, सलाइवेशन होता है, लैक्रामेशन होता है, आँख से पानी गिरते रहता है एंड ट्रोक्यो ब्रोंकियल सिक्रेशन भी बढ़ जाता है, ब्रोंको स्पाज्म हो जाता है, वॉमिट भी करता है, एमेटिक एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ऐसा लगता है कि पूरा एब्डोमिन में बहुत ज़्यादा क्रैम्प हो गया, बहुत ज़्यादा एब्डोमिन दर्द कर रहा है, वैसा भी फीलिंग होता है। आईज जो रहता है वो पूरा म्यूसिस हो जाता है, पूरा एकदम पिन पॉइंट प्यूपिल टाइप का हो जाता है। इसमें मस्करिनिक इफेक्ट का ब्राडिकार्डिया होता है, क्योंकि यहाँ पे जो M2 रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्ट करते हैं, M2 रिसेप्टर मस्करिनिक इफेक्ट में काम करते हैं। हाइपोटेंशन हो जाता है एंड इनवॉलेंट्री यूरिनेशन एंड डेफिकेशन। ये जो पहले ही बोले कि मतलब बॉडी का जितना भी सिक्रेशन से सब होता है वो बढ़ जाता है। एंड निकोटिनिक इफेक्ट में क्या होता है कि ट्विचिंग्स होता है, फैसिकुलेशंस, मसल वीकनेस हो जाता है एंड पैरालिसिस और ड्यू टू प्रोलॉन्ग डिपोलराइजेशन। निकोटिनिक इफेक्ट जो रहता है वो जनरली प्रोलॉन्ग इफेक्ट के कारण होता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हुआ लेकिन उसको बहुत देर तक कुछ नहीं किया गया, उसका दवाई नहीं दिया गया, तब जाके निकोटिनिक इफेक्ट होता है। इसमें और एक होता है कि इसमें टैकीकार्डिया हो जाता है निकोटिनिक इफेक्ट में, टैकीकार्डिया। ये पिक्चर हम लोग देख ही लिए हैं। एंड सेंट्रल इफेक्ट्स में क्या होता है कि हेडेक होता है, माथा दर्द देता है, रेस्टलेसनेस फील होता है, कंफ्यूजन होता है, कोमा एंड डेथ, मर भी सकता है बंदा, यूजली ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, ब्रोंकोस्पाज्म हो गया था।
इसका डायग्नोसिस हमको कैसे पता चलेगा, इसका डायग्नोसिस हम लोग कैसे करेंगे? हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर, वही जो फार्मर्स जो देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, साइंस एंड सिम्टम्स, ये जो साइंस एंड सिम्टम्स का हम लोगों ने बात किया अभी, वो हम लोग को दिखेगा। एंड एस्टिमेटिंग द कोलिनेस्टरेज एक्टिविटी इन ब्लड विच इज डिक्रीज्ड। इसका ट्रीटमेंट हम लोग दो तरीके से करते हैं। सबसे पहले जनरल मेजर्स और फिर उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक मेजर्स देखेंगे। जनरल मेजर्स में क्या होता है कि हम लोग जो भी कंटेमिनेटेड क्लोथ्स हैं उसको सबसे पहले हम लोग रिमूव करते हैं, स्किन वॉश करते हैं और विथ सोप एंड वाटर, ताकि बॉडी में जो भी ऑर्गेनोफॉस्फेट्स है वो धुल जाए, क्योंकि बॉडी के थ्रू, स्किन के थ्रू भी ऑर्गेनोफॉस्फेट्स ट्रैवल कर जाता है। गैस्ट्रिक लैवाज यूज करते हैं ताकि मतलब पूरा एकदम अंदर का साफ कर पाए। एयरवे शुड बी मेंटेन्ड। एयरवे मेंटेन का मतलब है हम लोग उसको खुला खुला हवा में रखते हैं, या फिर अगर ऑक्सीजन का जरूरत होगा तो ऑक्सीजनेशन करते हैं। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, वही ऑक्सीजन। Diazepam should be used cautiously by slow IV injection to control convulsion. स्पेसिफिक मेजर्स में हम लोग देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग एट्रोपिन देते हैं। एट्रोपिन क्या करता है? एट्रोपिन एक ऐसा ड्रग है जो कि सारे M1, M2 और M3 रिसेप्टर्स को टोटली ब्लॉक कर देता है। अब ब्लॉक कर दिया तो यहाँ पे M1, M2, M3 रिसेप्टर्स पे जो एसिटाइल कोलिन जो था, वह एसिटाइल कोलिन वह यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिसेप्टर्स ही ब्लॉक्ड हैं। तो फिर जो भी सिक्रेशन से सब जो भी थे वो कम हो जाता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे अभी कि एट्रोपिन इज द फर्स्ट ड्रग टू बी गिवन इन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ड्रग ऑफ चॉइस है। इंजेक्ट एट्रोपिन 2 mg IV, और इसको रिपीटेड टाइम में 5 से 10 मिनट्स में ही देते रहना चाहिए। अगर डोज को डबल करने का जरूरत है तब भी डबल करके देना चाहिए, until the atropinization happened। जैसे कि एट्रोपिनाइजेशन होगा तो उसमें क्या होगा कि मिड्रियासिस होगा, पूरा का पूरा आप डायलेट हो जाएगा, नॉन रिएक्टिव पिपल्स होगा एंड टैकिकार्डिया आ जाएगा। और इसको लगभग 7 से 10 दिन तक देते रहना चाहिए। और ये काम कैसे करता है? एट्रोपिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि एट्रोपिन जो है वो कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है मस्करेनिक इफेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड बाई विच मेथड? कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म के थ्रू। अब एट्रोपिन दे दिए, अब उसके बाद हम लोग ऑक्साइम्स देंगे। ऑक्साइम्स क्या करेगा कि जो मतलब साइट्स हैं उसको रीएक्टिवेट करेगा। जैसे कि ऑक्साइम्स में प्रालिड ऑक्साइम्स एंड ओबिड ऑक्साइम्स। प्रालिड ऑक्साइम्स को हम लोग याद रख सकते हैं पराली। पराली जो है, पराली पराली फार्मर्स के थ्रू जलाया जाता है। फार्मर्स के थ्रू जलाया जाता है, तो उससे हम लोग फार्मर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। परालिड ऑक्साइम्स, पराली फार्मर्स, और ओबिड ऑक्साइम्स। एट्रोपिन जो रहता है वो इफेक्टिव नहीं होता है फॉर रिवर्सल ऑफ न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस। न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस को रिवर्स करने के लिए इफेक्टिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एट्रोपिन का कोई भी ऐसा एट्रोपिन ड्रग निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे काम ही नहीं करता, वो सिर्फ मस्करिनिक रिसेप्टर्स पे काम करता है। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय गिविंग कोलिनेस्टरेज रीएक्टिवेटर्स। वो जो कोलिन को जो तोड़ दिया था, ऑर्गेनोफॉस्फेट मतलब बंद कर दिया था, उसको फिर से रीएक्टिवेट करेगा, और वो होता है ऑक्साइम्स के थ्रू। पैरालिड ऑक्साइम्स जो रहता है वो इंट्रावेनसली इन अ डोज ऑफ 1 to 2 ग्राम देना चाहिए। और ये काम कैसे करता है ऑक्साइम्स कि ऑक्साइम्स एनायनिक साइड पे बाइंड करेगा और उसका एक कंपाउंड जो रहता है वो डीफॉस्फोराइलेशन करेगा ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स के साथ मिलकर के, और फिर से ये जगह खाली हो जाएगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं अभी कि एज शोन इन द above, organophosphate compounds inactivate cholinesterases by phosphorylating steric site of the enzyme। ये phosphorylate करके कर रहा है
तो ऑक्साइम्स क्या करता है, ऑक्साइम विद द बाइंड विद द हाई एफिनिटी टू अनायनिक साइट एंड रिएक्ट विद द फॉस्फोरस एटम ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट। फॉस्फोरस एटम के साथ रिएक्ट करता है एंड डीफॉस्फोराइलेट द एंजाइम, और ये जो एंजाइम जो है, ये वाला एंजाइम उसको डीफॉस्फोराइलेट कर देता है और फिर से ये रीएक्टिवेट हो जाता है। अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंजाइम्स इज नेसेसरी, क्योंकि बिफोर द फॉस्फोराइलेटेड एंजाइम अंडरगो एजिंग। एजिंग में क्या होता है कि लूजेस द अल्काइल ग्रुप, इसमें जो एंजाइम जो रहता है वो अल्काइल ग्रुप लूज कर जाता है और रेजिस्टेंट हो जाता है टू रिएक्टिवेशन, फिर उसके बाद आदमी कोमा एंड डेथ। तो ये हो गया हम लोग जो ब्रीफ में देखे थे। अब इसके बाद हम लोग एक नोट्स है जो कि शॉर्ट नोट्स के तरह, उसको हम लोग रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं, वो एक पेज में ही आ जाएगा। जैसे कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग एग्जांपल है मेलाथियोन, ग्लाइकोफॉस्फेट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट जो रहता है वो खाता है, ब्लॉक्स द एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम, ऑर्गेनोफॉस्फेट कर देता है एंड एसिटाइल कोलिन लेवल इंक्रीज हो जाता है और इंक्रीज्ड कोलिनर्जिक एक्टिविटी। इसका सिम्टम्स जो कि ऊपर में बताया था वही है। मैनेजमेंट, कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, स्टोमक वॉश, वो है गैस्ट्रिक लेवाज एंड एंटीडोट। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।